बंगाल में ममता बनर्जी ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। 43 टीएमसी नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। कई पुराने मंत्रियों को मिला मौका। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर होगी चर्चा। बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल। देश में कोरोना से मिली थोड़ी राहत। 24 घंटे में आए 3,66,000 नए केसेस। 3,754 मरीजों की गई जान। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सही से नहीं हो रही कोरोना की जांच। विधायक एक ही दिन में हुए पॉजिटिव और नेगेटिव। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल जगदीप मुखी ने उन्हें शपथ दिलाई है। श्रीमंत शंकर देव काला क्षेत्र में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। रविवार के दिन हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल और उसके बाद फिर असम में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शर्मा के साथ में कई मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। सोमवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के 43 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। 43 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी समेत कई नए चेहरे भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी की नई टीम में 25 पुराने और 18 नए चेहरे शामिल हुए हैं। इन 43 में से 9 विधायकों ने बतौर मुख्यमंत्री राज्य मंत्री शपथ ली है। अमित मित्रा और 2 अन्य विधायकों ने वर्चुअली शपथ ली है। मित्रा की तबीयत ठीक नहीं है। राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सुबह 10:45 पर थ्रोन हॉल में इन नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। इसके साथ में ही नवनिर्वाचित सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक दोपहर 3 बजे हुई है और ममता बनर्जी को नई कैबिनेट में अनुभवी सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, फिरहाद हकीम, अरुण विश्वास, सुजीत बोस, चंद्रमा भट्टाचार्य और शशि पांजा मंत्री के रूप में वापसी की है। इसके अलावा मानस भुइयां को भी कैबिनेट मंत्री की जगह मिली है। वो राज्यसभा सांसद थे और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचाकर रखा है। हर दिन कोरोना के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी आंकड़े जो सामने आए हैं वो थोड़ी सी राहत दे रहे हैं। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख के नीचे आया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,66,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 3,754 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार की बात करें तो देश में कोरोना के 4,03,738 नए मामले सामने आए थे, जबकि 4,092 मरीजों की मौत हुई थी। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम जरूर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये कहना है कि भारत में कोरोना का पीक खत्म हो चुका है, ये सही नहीं है। पिछले एक दिन में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के बाद देश में अब तक 2,46,116 जो मरीज हैं उनकी मौत हो चुकी है। देश में अब तक कुल 2,26,62,575 लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अभी जो इलाज करा रहे हैं उनकी संख्या 37 लाख से ऊपर है। देश में अब तक 1,86,71,222 जो मरीज हैं वो कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। लखनऊ के मॉल थाना क्षेत्र के रानी पार्क में दबंगों ने पत्रकार अविनाश सिंह पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में केस दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम अविनाश सिंह है। मैं एक लखनऊ निजी चैनल में पत्रकार हूँ। मेरे ऊपर 5 मई को जानलेवा हमला किया गया था। जानलेवा हमला करने वाले नौरंग सिंह, उनके पुत्र राघवेंद्र सिंह, कर्ण बहादुर सिंह, जिन्होंने बांके से हमारे सिर पर वार किया, जिसमें हमें बहुत गहरी चोट आई है।
आरोपी के ऊपर 12 पहले से ही 12 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हमने अपनी रिपोर्ट माल थाने में लिखवाई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी खुलेआम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्या करके, क्योंकि सरकार से निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाएं, मुझे इंसाफ दिलाएं। आरोपी नौरंग सिंह के पक्ष में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमन सिंह चौहान और मंत्री महेंद्र सिंह लगातार थाने में दबाव बनाए हुए हैं आरोपी के बचाव में, जिसके वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। मैं योगी सरकार और यूपी पुलिस से आग्रह करता हूं कि मुझे न्याय दिलाएं। वहीं कोरोना महामारी ने राजधानी लखनऊ में हाहाकार मचाकर रखा है। मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर लोग परेशान हैं। रोज कई लोगों की जान जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर पंकज पांडे जरूरतमंदों के मददगार बने हुए हैं। जानकीपुरम स्थित जेपी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर पंकज पांडे गरीबों को निःशुल्क इलाज दे रहे हैं और उनके सुविधा अनुसार उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लगातार जारी है और इस मौके पर तमाम ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर्स को हम धरती पे भगवान का रूप देते हैं और एक ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ हैं। डॉक्टर पंकज पांडे जी हैं, जेपी हॉस्पिटल चलाते हैं और गरीबों को फ्री में सेवा दे रहे हैं। कोविड हॉस्पिटल है और कोई भी गरीब अगर आता है इनके पास, जितना पैसा उनके पास होता है उतना ले लेते हैं और जाने देते हैं। डॉक्टर पंकज पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टुडे में और बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे सबसे पहले इस चीज को लेके कि आप जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय जो डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल है सर, कि मेडिकल व्यवस्था उस तरीके से गड़बड़ हो चली है, तो आप जैसे डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं जरूरत है लोगों की मदद के लिए। अब कोरोना महामारी में जो इस समय परेशानी है लोगों के बीच में, न दवाएं पूरी उपलब्ध हो पा रही है, न ऑक्सीजन बीच में बहुत डिस्टर्ब था, ऑक्सीजन भी नहीं उपलब्ध हो पा रही, लेकिन फिर भी मरीजों की मदद की गई, मरीजों को कहीं ना कहीं से व्यवस्था की गई, इलाज किया गया, उनका बेहतर से बेहतर प्रयास किया गया कि वो सही और सुधार के स्वास्थ्य में सुधार करके वो खाते हैं। कभी कभी कुछ मरीजों के पास कम पैसे का भी अभाव था। जो सरकार ने रेट तय किया है कोविड सेंटरों का, हम लोग लगभग उसी रेट पर ही काम किए। कभी कभी उसमें भी हम लोग को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मरीज हमारा स्वस्थ हो जाए, मरीज स्वस्थ रहेगा तो पैसा तो आता लगता है। सर, अभी हमने हाल ही में देखा कि ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हो गई थी, लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। जो घर में लोग आइसोलेट थे उनको भी दिक्कत हो रही थी, अस्पतालों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। आपको भी ये सिचुएशन का सामना करना पड़ा? हाँ, अस्पतालों को ऑक्सीजन तो खैर बीच में 1 हफ्ते तक बहुत दिक्कत थी, क्योंकि प्लांट को ही ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। फिर भी सरकार ने बहुत प्रयास किया और सारी चीजें फिर से सुधार हो गई। अब ऐसी दिक्कतें नहीं है। जब दिक्कतें थी उस समय भी हम लोगों को जरूर दिक्कत हो रही थी। मरीजों को प्रयास किया जाता कि उन तक दिक्कत ना पहुंचे और वो स्वास्थ्य उनका ठीक, ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया और सफलता भी ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं की। डॉक्टर साहब, इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चित दवा है वो है रेमडेसिविर। लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि रेमडेसिविर नहीं होगा तो जान नहीं बच पाएगी हमारे पेशेंट की। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों को बताइए इस चीज को लेके कि क्या सच्चाई है, क्या रेमडेसिविर इतना जरूरी हो जाता है कि लोग 25,000 30,000 में उसको खरीद रहे हैं? सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन अच्छा है और मरीज के लिए जरूरी भी है, लेकिन जिस समय उसकी आवश्यकता है, अगर उस समय उसको मिले मरीज को, तभी वो फायदा कर पाएगा। पेशेंट जब एडमिट हो रहा है और पेशेंट का SpO2 85, 72, 76 इस तरह का है, तो उस समय रेमडेसिविर बहुत मदद नहीं कर पा रहा। जब 89, 90, 94 रिकवरी की स्टेज में रेमडेसिविर का अच्छा काम है और 5 दिन के अंदर लगे पेशेंट को तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। बाद में उसका लगने या न लगने से बहुत ज्यादा प्रभाव मरीज के स्वास्थ्य पर नहीं आ रहा है, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की नहीं जरूरत। कुछ ऐसे ये जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, इनको संभालने के लिए जो हमारी फिजियोलॉजी है उस पर ज्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता है और दवाएं जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसी ट्रीटमेंट के तहत चले, जिससे कि मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ। सर, केजीएमयू से कुछ दवाइयाँ आई थी लोगों के पास, आजकल हर मोबाइल में सबके पास है। अगर कोरोना के जरा से भी सिम्टम्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, तो वो दवा लेके आप घर में रह के अपना उपचार कर सकते हैं। 14 दिन में आप ठीक हो सकते हैं। आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे? लोग पैनिक कर रहे हैं, अगर कोरोना हो जा रहा है तो डर जा रहे हैं, अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। उनको अस्पताल आने की जरूरत कब है
और कब तक वो घर में रह के अपने आप को सही कर सकते हैं? देखिए, जो भी प्रोटोकॉल की दवाएं सरकार ने दी हैं या सरकार ने बताई है, जिस पर हम लोग खुद भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही है। मरीज को अस्पताल की आवश्यकता तब पड़नी चाहिए जब वो घर पे श्वास लेने में उसको बहुत दिक्कत हो। SpO2 उसका 85, 82 इस तरह 90 के बिलो जब जाने लगे तो अस्पताल की आवश्यकता है, क्योंकि घर के अंदर हम ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकते, और मानिए उपलब्ध भी करा सकते हैं तो रिफिलिंग नहीं करा सकते हैं। 4-6 घंटे की सुविधा से मरीज की स्थिति ठीक नहीं हो, उसको 24 घंटे 48 घंटे हो सकता है ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत। तो इसलिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि अगर 90 के बिलो SpO2 जा रहा है, आप बराबर चेक करते रहें, और अगर 90 के अबव है तो दवाएं खाएं और स्वस्थ रहें, घर पे रहें, बाहर न निकलें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, जैसा सरकार खुद ही सारी इतना प्रचार प्रसार कर रही है, सारी सुविधाओं के बारे में बता रही है, उन सारी चीजों पर ध्यान दें और घर में स्वस्थ रहें, स्वस्थ भोजन करें। बाहर की कोई भी चीज खाएं तो इस चीज का ख्याल करें कि जो भी फल है या ये सब धोकर अच्छी तरह से खाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सर, अभी तक तो आपने गरीबों की बड़ी मदद की है, फ्री में इलाज कर रहे हैं, जिनके पास जो पैसा है ले रहे हैं, बाकी लोगों को जाने दे रहे हैं। बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं आप। आगे जब तक पैंडेमिक जारी रहेगा, क्या तब तक भी आप इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहेंगे? क्या कमिटमेंट है आपका? सर, हमारा कमिटमेंट आज के 12-13 साल पहले जब अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, तभी एक टैगलाइन थी हमारी एनजीओ की, जेपी सेवा संस्थान की, हमारा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। इसी टैगलाइन के तहत 12-13-14 साल हो गए लोगों की सेवा करते हुए हम काम कर रहे हैं, और हर वो प्रयास करेंगे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। जब आदमी व्यक्ति विशेष स्वस्थ रहेगा तो उसकी दुआओं से भी हम लोग काफी असरदार बेहतर कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसी तरीके से भगवान बनकर धरती पर लोगों की, गरीबों की मदद करते रहें। तो हमारे साथ डॉक्टर पंकज पांडे जी थे, जो कि जेपी हॉस्पिटल के मालिक हैं और पिछले 12-13 साल से लगातार सेवा भाव से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और इस दौरान जब सबसे ज्यादा लोग, गरीबों को जरूरत है इस पैंडेमिक के दौरान कि उनको सही समय पर ऑक्सीजन मिले, इलाज मिले, अस्पताल मिले, उस दौरान भी वो लोगों को वो सुविधाएं तो दे ही रहे हैं, साथ ही उनके पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उससे भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जो पैसा उनको दिया जाता है वो रख लेते हैं, बाकी गरीबों को मदद लगातार जारी है। और अभी फिलहाल इसी तरीके के डॉक्टर्स की जरूरत है जो लोगों को मोटिवेट कर सकें और गरीबों को कहीं ना कहीं इस तरीके की मदद पहुंचा सकें। कैमरा पर्सन सनोज शर्मा के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे, लखनऊ। लगातार मदद के हाथ आगे आ रहे हैं और आप भी अगर मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली हो या फिर सामाजिक तौर पर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद करिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। आज से उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी। प्रदेश की योगी सरकार ने अब 18 जिलों में 10 मई से 18 साल के ऊपर वाले लोगों को टीकाकरण शुरू करने की कोशिश की है। इससे पहले सर्वाधिक प्रभावित 7 जिलों, जिसमें कि लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली जिले शामिल हैं, वहां पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था। अब इसमें 11 और जिलों को शामिल कर लिया गया है। इन जिलों के लोग कोविड पोर्टल पर या फिर आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और टीका लगवा सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 की बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा हुई। इस बैठक में 18 जिलों में 18 से लेकर 44 साल तक के जो लोग हैं, आज से वैक्सीन लगवाने की अनुमति पर सहमति बन गई है। बता दें कि पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। अब इनमें 11 और जिले जोड़ दिए गए हैं, जिसमें से नोएडा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, अयोध्या, झांसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में करीब 7,000 बूथों पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 11 जिलों के और जोड़े जाने से टीकाकरण बूथों की संख्या भी बढ़ गई है। और गौरतलब है कि 8 मई को ही कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोजेज लखनऊ पहुंची हैं। सरकार की तरफ से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50-50 हज़ार डोजेस के लिए एडवांस पेमेंट किया जा चुका है। इसी हफ्ते में वैक्सीन की अगली खेप लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है। वहीं अब तक प्रदेश में 45 साल तक के जो लोग हैं या फिर उससे ऊपर के जो लोग हैं, 8,55,900 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वह 27,31,269 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। अब तक प्रदेश में कुल 1,35,87,189 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अगर 18 से 44 साल तक के लोगों की बात करें तो प्रदेश में अब तक 1,01,933 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है।
पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में, हर रोज दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी के एनसीआर से सटे हुए जिलों में 18 से 44 साल तक की उम्र वाले लोगों का टीकाकरण आज शुरू हो चुका है। राज्य में केंद्र के ऐलान के बाद में 10 दिन बाद टीकाकरण शुरू हो पाया है। यूपी में वैक्सीन लगवाने के लिए लोकल एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। दिल्ली से सटे हुए 2 जिलों नोएडा और गाजियाबाद में रोजाना 5,000 से 6,000 लोगों को कोरोना का टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की सभी सरकारी वेबसाइट्स जिनमें से कोरोना का टीकाकरण के लिए बुकिंग की सुविधा दी गई है, उन सभी साइट्स में सिर्फ यूपी के निवासियों के लिए टीके के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और वोटर कार्ड आदि ऐसे एड्रेस प्रूफ होने जरूरी हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह क्षेत्र के आधार पर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग जरूरी नहीं की है। किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति कोविन ऐप पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और पिन कोड के आधार पर वह टीका लगवाने के लिए स्लॉट बुक करवा सकता है। वहीं यूपी एमबीबीएस अंतिम वर्ष के डॉक्टर्स के मानदेय को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में जारी एक लिस्ट में यह खुलासा हुआ कि वार्ड बॉय से कम मानदेय एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों का है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि सरकार को सभी को सम्मानजनक मानदेय देना चाहिए, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ सके और वह पूरी मेहनत और लगन ईमानदारी से काम कर सके। बुरे दौर से गुजर रहा है, कोरोना काल से गुजर रहा है। जो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय होते हैं, जो कॉलेज के एमबीबीएस थर्ड ईयर के स्टूडेंट को जो लिया जा रहा है, दोनों का मानदेय सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लोग बहुत रिस्क पे होते हैं। ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, इनको सम्मानजनक अगर मानदेय मिलेगा तो ये मोटिवेटेड रहेंगे और ज्यादा हमारे देश की सेवा कर पाएंगे। तो मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि इनका जो मानदेय है दोनों का बहुत ही सम्मानजनक होना चाहिए, जिससे ये मोटिवेटेड रहेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान इन गरीबों को 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है और इन गरीबों को भोजन भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में मालिनी अवस्थी ने सरकार द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लंगर परोसा है। मालिनी अवस्थी द्वारा यह प्रयास इसलिए किया गया ताकि शहर के अन्य लोग भी इस महामारी में निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद कर सकें। जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार आप देख सकते हैं कि फैलती हुई नजर आ रही, ऐसे में लोगों का अपना जीविकोपार्जन करना बड़ा ही मुश्किल है। लोग ऐसे में भोजन के लिए तरस रहे। ऐसे ही क्षेत्र को देखते, ऐसी परेशानियों को देखते हुए उम्मीद संस्था द्वारा एक लंगर का आयोजन किया गया। इस लंगर के आयोजन में आपको बता दें कि सुप्रसिद्ध अवधी जो गायिका हैं वो मालिनी अवस्थी जी पहुंची और उन्होंने लंगर में जो भूखे लोग थे, वो वाकई जो परेशान लोग थे, उन लोगों को लंगर में भोजन वितरण कराया।
तो जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी है, लोग जूझते नजर आ रहे हैं, लोग भूखे प्यासे नजर आ रहे हैं, ऐसे में यह लंगर कहीं ना कहीं बड़ा उपयोगी रहा। और उन्होंने साथ ही साथ लोगों से निवेदन भी किया है कि आप लोग भी भोजन कार्ड वितरण कराएं, जिससे जो लोग भूख से मर रहे हैं वो लोग भूख से न मरें। एक तो कोरोना महामारी और दूसरी तरफ यह लगातार भूख की बीमारी, तो कहीं ना कहीं जो इससे लोग परेशान हैं उनको निजात पाएं। तो एक लंगर टाइप का आप लोग भी लगाएं। और उन्होंने इसी निवेदन के साथ लोगों से प्रार्थना की कि कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा ना रहे, और ईश्वर से प्रार्थना करते उन्होंने यही कहा कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द समाप्त हो। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए मैं जय त्रिपाठी। वहीं राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ देखकर लॉकडाउन को लेकर उसको बढ़ा दिया गया है। मगर अमीनाबाद प्रताप मार्केट में कपड़े की दुकान खुली हुई नजर आई, जहां पर लोग भीड़ लगाकर खरीदारी कर रहे हैं और लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। सूचना पर पहुंची अमीनाबाद पुलिस ने दुकानदार को जमकर पीटा है और ग्राहकों को लॉकडाउन का पालन करने का आदेश दिया है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अमीनाबाद की तस्वीरें, जहां पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है लेकिन कपड़े की दुकान खुली थी, वहां पर लोग मौजूद थे, खरीदारी कर रहे थे। ऐसे में मारपीट भी की गई। बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र में प्रताप मार्केट है, जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से दुकानों को खोला जा रहा है। एक ये ऐसी दुकान है जिसमें एक शटर खोलकर कस्टमर को अंदर बुलाया जा रहा है। जो ग्राहक आ रहे थे वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे थे। इन्हीं सब बातों का संज्ञान लेते हुए अमीनाबाद के प्रभारी ने तत्काल ही प्रशासन को भेजा और प्रशासन ने जिस तरीके से कई लोगों को समझाते हुए कि लॉकडाउन का पालन करें, और उन्होंने तत्काल ही वहां पर दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया। साथ ही जो ये दुकान थी इसमें काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी उन्होंने समझाया और उसके बाद इस दुकान को बंद भी कराया गया। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए मैं जय त्रिपाठी। वहीं चुनाव खत्म हो गया मगर खुमारी बरकरार है। कोर्ट और चुनाव आयोग से आदेश के बाद भी पंचायत चुनाव के विजेता उम्मीदवार और समर्थक जीत का जश्न मनाने से बाज नहीं आ रहे। प्रतापगढ़ में नवनिर्वाचित प्रधान और बीडीसी ने संयुक्त रूप से विजय जुलूस निकाला। जुलूस में प्रधान खुली जीप के बोनट पर बैठकर सैकड़ों समर्थकों के साथ में जुलूस निकालते हुए नजर आए और समर्थक कार बाइक से रैली निकाली। वहीं पर इस जुलूस में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। वहीं पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से विजय जुलूस निकाला जा रहा है। चुनाव आयोग ने मना किया था, बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को हावी होने पर मजबूर कर रही हैं। और ऐसे में अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी आफत दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर खड्डा सीट से भाजपा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी एक ही दिन में कोरोना पॉजिटिव भी हुए और नेगेटिव दोनों हो गए। जांच के इस नतीजे को देखकर सभी हैरान हैं। बता दें कि विधायक ने एक निजी लैब में अपना नमूना दिया था, जिसके बारे में लैब ने उन्होंने बताया कि सैंपल गायब हो गया है, लेकिन जो शख्स लैब से दोबारा नमूना लेने के लिए आया उसने पहली वाली रिपोर्ट विधायक को दे दी। उस रिपोर्ट में विधायक नेगेटिव थे। इसके बाद भी विधायक ने एक बार और कंफर्म करने के लिए लैब को दोबारा अपना सैंपल दिया। उसी दिन सरकारी अस्पताल से भी विधायक ने अपनी जांच करवाई और विधायक की जो निजी लैब से जो रिपोर्ट मिली उसमें वे पॉजिटिव और सरकारी लैब से जो रिपोर्ट मिली उसमें वो नेगेटिव है। तो किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है सैंपल्स को लेकर। अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति बता दिया जा रहा है अस्पताल से और वो पॉजिटिव है, तो ऐसे में वो कितने लोगों को और संक्रमित कर सकता है, इस बारे में ध्यान नहीं है, बल्कि किसी की रिपोर्ट किसी को थमा दी जा रही है। और ऐसी लापरवाही इस पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। सरकारी लैब जिस प्रकार से खेल खेल रहा है
हिस्से में मैं अपनी जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही या प्राइवेट पैथोलॉजी की जवाबदेही किसकी मैं तय करूं। 25 दिन के क्वारंटाइन के बाद से मैं बहुत ही खुश था कि अब मैं नेगेटिव हूँ। एकाएक हमको पॉजिटिव रिपोर्ट पकड़ा दी गई और आज तो हद ही हो गई कि डिप्टी सीएमओ का फोन आता है और उनकी टीम कहती है कि आप पॉजिटिव हैं और 7 तारीख को आपका सैंपल लिया गया, 8 तारीख की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई। मैं हतप्रभ हूँ, डरा हुआ हूँ और आश्चर्यजनक ढंग से इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या खेल। न तो सैंपल लिया गया, न तो कोई जांच आई, न किसी प्रकार की रिपोर्ट की बात हुई और डिटेल्स वैक्सीनेशन आईडी नंबर पर यह दिखाया जा रहा है कि आपको 7 तारीख को सैंपल लिया गया है, 8 तारीख की शाम को रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव दिखा। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।